फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे और ये जो आपकी केस स्टडी है, ये अभी 2021 में जो मेंस हुए हैं, तो 2021 मेंस का जो जीएस पेपर 4 है, यानी जो हमारा एथिक्स का पेपर है, उसमें इसको पूछा गया है। अब देखिए, वैसे तो मैं यहाँ पर जो केस स्टडी है, इसका केवल आपको सार बता करके और इसका सॉल्यूशन बता सकता हूँ, लेकिन जरूरी ये होगा कि आप हर शब्द को मेरे द्वारा जब मैं अलग अलग शब्दों को बोलूं तो उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए और इससे जो अर्थ निकल रहा है, यानी केस स्टडी में जो बातें आपको बताने की कोशिश की जा रही हैं, उन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो आप एक बड़े नगर के निगम आयुक्त हैं तथा आपकी छवि एक अत्यंत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की है। तो आपका देखिए पद क्या है, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। आप एक बड़ा सा नगर है जिसके निगम आयुक्त हैं और आप किस तरह के व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं और साथ में अपने कर्तव्य को लेके बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। आपके नगर में एक विशाल बहुउद्देशीय मॉल निर्माणाधीन है जिसमें बड़ी संख्या में दैनिक मजदूरी पाने वाले श्रमिक कार्यरत हैं। मानसून के दौरान एक रात छत का बड़ा भाग गिर जाता है जिससे 4 श्रमिकों की तात्कालिक मृत्यु हो जाती है और उसमें से 2 अवयस्क हैं, यानी 18 साल से कम उम्र के हैं। अनेक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तत्काल चिकित्सा सेवा की आवश्यकता थी। दुर्घटना से मचे हाहाकार ने सरकार को जांच के आदेश देने हेतु बाध्य किया। अब देखिए, बाध्य शब्द पे ध्यान दीजिए, यानी कि जो सरकार है उसके ऊपर भी दबाव पड़ा कि आप जांच करवाइए, क्योंकि जो दुर्घटना है वो इतनी बड़ी थी और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो इसकी वजह से एक तरह से कह लीजिए सरकार के ऊपर एक नैतिक दबाव था कि वो जांच करवाए। आपकी प्रारंभिक जांच में अनेक विसंगतियों का खुलासा हुआ। विसंगतियां मतलब गड़बड़ियां। निर्माण में लाई गई सामग्री निम्न गुणवत्ता की थी, तो सामग्री खराब थी। स्वीकृत निर्माण योजना में केवल एक निम्न तल की अनुमति थी, लेकिन एक अतिरिक्त निम्न तल का निर्माण कर लिया गया, यानी कि जो हम लोग कहते हैं जिसे अंडरग्राउंड कहते हैं। तो केवल एक लेवल तक अंडरग्राउंड जाने की कह लीजिए परमिशन थी, पर इन्होंने 2 लेवल अंडरग्राउंड भी बिल्डिंग को बना लिया। नगर निगम के इंस्पेक्टर द्वारा समय समय पर किए गए निरीक्षण के दौरान इसको अनदेखा किया गया, यानी कि जो नगर निगम के इंस्पेक्टर हैं उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया। अपनी जांच के दौरान आपने पाया कि मास्टर प्लान में उल्लिखित हरी पट्टी एवं एक अभिगम मार्ग के प्रावधान के बाद भी मॉल के निर्माण को अनुमति प्रदान कर दी गई, यानी कि जो मॉल के निर्माण को अनुमति प्रदान की गई वो भी कानूनी रूप से सही नहीं थी। मॉल के निर्माण की स्वीकृति पूर्व नगर निगम आयुक्त के द्वारा दी गई थी, जो न केवल आपके वरिष्ठ हैं और पेशेवर रूप से आपसे अच्छी तरह परिचित हैं, साथ ही आपके अच्छे मित्र भी हैं। तो देखिए क्या है, जिन्होंने इस मॉल के निर्माण की स्वीकृति दी थी वो भी जाहिर सी बात है निगम आयुक्त ही रहे होंगे। तो जो पुराने निगम आयुक्त हैं वो अब जाहिर सी बात है उनका प्रमोशन हुआ है, तो वो आपके सीनियर हैं, आपके वरिष्ठ होंगे, उन्हीं की जगह पे आप आए हैं। इसके साथ ही आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी, यानी कि आपके फ्रेंड भी हैं, तो प्रोफेशनली और पर्सनली ये आपको दोनों तरह से जानते हैं। प्रथम दृष्टया यह प्रसंग नगर निगम के अधिकारियों और निर्माणकर्ता के बीच व्यापक सांठगांठ का प्रतीत होता है। तो शुरू शुरू में ऐसा लग रहा है कि जो नगर निगम के अधिकारी हैं और जो निर्माणकर्ता है ये आपस में मिल गए थे, इन्होंने हर गड़बड़ी को होने दिया और इसकी वजह से ये हादसा हुआ। आपके जो साथ काम करने वाले जो सहकर्मी हैं आप पर जांच को मंद गति से करने का दबाव डाल रहे हैं। तो आपसे लगातार कहा जा रहा है कि आप जो ये अपनी जांच कर रहे हैं इसको थोड़ा सा धीमा कर दीजिए, क्योंकि देखिए जब जांच धीमी हो जाती है तो धीरे धीरे लोग जो मुख्य मुद्दा है उसको भूल जाते हैं, वो उतना ज्यादा प्रकाश में नहीं रहता है। तो फिर ऐसे में जो दोषी हैं उनके लिए बच के निकल जाना आसान होता है। निर्माणकर्ता जो कि समृद्ध और प्रभावशाली है, राज्य मंत्रिमंडल के एक शक्तिशाली मंत्री का निकट का रिश्तेदार है। तो देखिए जो निर्माण करता है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं, तो ये कौन है, ये एक समृद्ध व्यक्ति है, प्रभावशाली है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी सरकार है, तो सरकार में जो एक महत्वपूर्ण मंत्री है, उन मंत्री के ये बहुत ही निकट के रिश्तेदार हैं। और शायद यहाँ पर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि इसीलिए इनको इतनी आसानी से हर गैर कानूनी काम करने की परमिशन मिल गई। निर्माणकर्ता
आपको बड़ी राशि देने का वादा करके प्रसंग को रफा दफा करने के लिए बहला फुसला रहा है। वो ये भी इशारा करता है कि यदि प्रसंग उसके हित में शीघ्र नहीं निपटाया गया तो कार्यालय में कोई आपके विरुद्ध यौन उत्पीड़न कार्यस्थल अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज करने का इंतजार कर रही है। यानी कि देखिए क्या है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिल जाते हैं तो आपको रिवार्ड मिलेगा, यानी कि आपको एक अच्छी खासी रिश्वत के तौर पर आपको एक अच्छी खासी बड़ी राशि मिल जाएगी। और वहीं पे अगर आप इनका विरोध करते हैं निर्माणकर्ता का, तो आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसको आपको झेलना पड़ेगा। वो रिस्क क्या है, एक तरह से ये पनिशमेंट भी हो सकता है कि आपके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा यौन उत्पीड़न का, जो आपकी जो छवि है उसको खराब करेगा। हो सकता है आप कुछ दिनों के लिए सस्पेंड भी हो जाएं। तो यानी कि आपके सामने एक कह लीजिए कि दुविधा की स्थिति है। इस प्रसंग में निहित नीतिपरक मुद्दों का विवेचन करिए, यानी कि नीतिपरक मुद्दे कौन कौन से हैं, एथिकल इश्यूज यहाँ पे कौन कौन से हैं, इसको हम लोगों को देखना होगा। इस परिस्थिति में आपके पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, आपके द्वारा चयनित क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए। तो आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं और आपको अपनी जो आप किस विधि का चयन करते हैं, इन सभी चीजों को आपको स्पष्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप नैतिक मुद्दे की बात करें तो अधिकतर यहाँ पर मुद्दे इंक्लूड होते दिख रहे हैं, जैसे सत्यनिष्ठा का मुद्दा इंक्लूड हो जाता है, आपका इंटीग्रिटी का, इसके साथ ही जो आपका एथिक्स का मुद्दा है, यानी कि आपका जो नैतिक कह लीजिए आचरण है उसका मुद्दा भी आ जाता है। तो कुछ चीजों को देखिए हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको हम लोग अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो एक तो आप बता देते हैं कि जो न्याय का मुद्दा है, यानी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो जिन लोगों ने कह लीजिए कि ये गलत काम किया है उनके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी डाली जाए, यानी कि जिन्होंने गलत किया है उनको ये महसूस होना चाहिए कि उन्होंने कोई गलत काम किया, यानी कि उनके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी डाली जाए। तो ये कब होगा, जब जो दोषी है उसको सजा मिलेगी, और जो आप कह लीजिए जो पीड़ित व्यक्ति है जब उसको न्याय मिलेगा, या फिर जो पीड़ित व्यक्ति है जब उसको मुआवजा वगैरह मिलेगा, तभी ये जो कह लीजिए नैतिक जिम्मेदारी का मुद्दा है ये पूरा होगा। इसके साथ ही दूसरा मुद्दा जो यहाँ पे आता है जो बहुत बड़ा है वो है तटस्थता का। देखिए एक सिविल सर्वेंट के रूप में आप किसी के मित्र पहले नहीं हैं, या आप किसी के कह लीजिए करीबी नहीं हैं, आप जो मुख्य रूप से हैं वो कार्यपालिका के हिस्से हैं। और आपका जो मुख्य काम है वो है सरकार की नीतियों को, सरकार के कार्यों को सही ढंग से करना। तो सरकार को सहयोग करना और जन कल्याण में ये आपका कार्य है। तो ये चीज अगर आपके माइंड में क्लियर है कि आपका काम है जन कल्याण, तो यहाँ पर देखिए जो फ्रेंडशिप है, जो इस तरह के रिश्ते हैं, उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। यहाँ पे आपको पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा, चाहे सामने वाला व्यक्ति आपके करीबी हो या आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आपको दोनों ही मामले में वो करना होगा जो कि सही है। इसके साथ ही एक देखिए और मुद्दा आ जाता है कि निजी हित और सार्वजनिक हित। तो निजी हित आपका किसमें है, निजी हित इसमें है कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं, 2 कदम पीछे हट जाएं, जांच को धीमे कर दें, या फिर जो अपने रिजल्ट हैं उनको थोड़ा सा अस्पष्ट रखें जिससे कि किसी की जिम्मेदारी ना तय हो पाए। तो ये क्या है, इसमें आपका निजी हित है। लेकिन सार्वजनिक हित किसमें है, सार्वजनिक हित देखिए तभी है जब आप अपने काम को पूरी तरीके से सही से करें। तो यानी कि यहाँ पर कई सारे मुद्दे इंक्लूड हो जाएंगे, जो आपके मूल्य होते हैं यानी जो मोरल वैल्यूज होती हैं उससे संबंधित चीजें भी आ जाएंगी। तो देखिए ये अपना पहला पार्ट हो गया, जो नीति परक मुद्दे हैं उनकी हम लोगों ने विवेचना कर दी। अब इस परिस्थिति में विकल्प कौन कौन से हैं, देखिए जब कहीं पर भी कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो मुख्य रूप से दो ही विकल्प होते हैं। एक तो होता है कि आप स्थिति से समझौता कर लें, यानी कि जिसे कहते हैं हथियार डाल देना। तो आप एक तो समझौता कर सकते हैं, जो आपसे कहा जा रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप जांच को स्लो कर दीजिए तो आप जांच को स्लो कर दीजिए। जिस तरह से आपको जांच को जो दिशा देने के लिए कहा जा रहा है आप वही उसी दिशा में जांच को लिए जाइए। तो जाहिर सी बात है आप ऐसा क्यों करेंगे, अगर आप ईमानदार भी हैं और कर्तव्यनिष्ठ भी हैं तो आप केवल ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर भय आ गया होगा कि जब ये इस तरह के मुकदमे आपके ऊपर होंगे यौन उत्पीड़न वगैरह के, तो इससे आपकी छवि खराब हो जाएगी। लेकिन देखिए होगा क्या इससे, कि जैसे ही सामने वाला एक बार समझ जाएगा कि आप भयभीत हो जाते हैं, वैसे ही अब देखिए आगे जब भी कोई मुद्दा होगा हर बार आपको इसी तरह से भयभीत किया जाएगा और आपको करप्शन करने के लिए बाध्य किया जाएगा।
और इससे क्या होगा, जो आप अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहे थे, अंतिम रूप से आपकी एक छवि बन जाएगी कि आप एक करप्ट व्यक्ति हैं, आप एक भ्रष्टाचारी हैं। और इसके साथ ही देखिए, अगर आप पे एक झूठा मुकदमा होता है तो देर सवेर सच सामने आ ही जाएगा। और लोग इस बात को समझते भी हैं कि आप एक अगर ईमानदार व्यक्ति हैं, तो लोग समझते भी हैं कि आपके खिलाफ जो कार्यवाही हुई है वो सही नहीं है। लेकिन अगर आप झुक जाते हैं, हथियार डाल देते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आगे जब कभी भी आप फंसेंगे तो आपके पास कोई भी यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं होगा, और आपकी पूरी तरह से छवि और कैरियर दोनों चीजें खराब हो जाएंगे। तो एक तो तरीका हो गया था कि आप अपने हथियार डाल देते हैं, और दूसरा तरीका हो गया कि आप कोई भी मध्यम मार्ग मत अपनाएं, कोई भी समझौता ना करें। यानी कि समझौते से पूर्ण इनकार, पूरी तरीके से कि जो मेरा कार्य है वो मैं करूंगा, मुझे किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं करना है। जब तक मैं अपने पद के ऊपर हूं, तब तक जो भी मेरी जिम्मेदारी है उसको मैं पूरा करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, अब आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब आपने जब ये बात स्पष्ट कर दी है कि जांच उसी तरीके से होगी जैसे जांच होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो अब आप पहला कदम क्या उठाएंगे। देखिए, आपसे यही पूछा गया है कि आपकी क्रियाविधि क्या होगी, यानी किस तरह से आप करेंगे, काम करेंगे। तो आप देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले कह दीजिए कि निष्पक्ष जांच जारी रहेगी। दूसरी बात, आप जो आपको धमकी मिली है इसकी जो लिखित सूचना है वो उच्च अधिकारी को दें। यानी कि जो आपको ये धमकी दी जा रही है कि आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा झूठा, इसकी आप समय रहते सही सूचना दे दीजिए। इसके साथ ही देखिए, जो आपकी, अगर आपके ऊपर इस तरह का कोई केस होता भी है, तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, जो आपकी एक अच्छी छवि है वो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, और जल्दी ही लोग समझ जाएंगे कि ये जो आपके ऊपर केस हुआ है ये दुर्भावना के साथ किया गया है, यानी कि ये सही मामला नहीं है। इसके साथ ही देखिए, जो दोषी अधिकारी हैं उनको आप हटाने की मांग कर सकते हैं कि इनको पद से हटाया जाए। इसका कारण क्या है कि अगर एक वरिष्ठ व्यक्ति जो अपने पद के ऊपर रहेगा, तो वो आपकी जांच के जो रिजल्ट है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, जांच के जो तथ्य हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। तो आप तुरंत एक अपनी जांच में रिकमेंडेशन भेज दीजिए सरकार के पास कि ये जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या फिर ये जो इंस्पेक्टर वगैरह हैं, ये प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपराध में संलिप्त हैं, और इसलिए इनको अस्थायी रूप से अपने पद से हटा दिया जाए। क्योंकि अगर इनको पद से हटाया नहीं जाएगा तो ये आपके ऊपर भी दबाव डालते रहेंगे, इसके साथ ही जो जांच के सबूत हैं, जो तथ्य हैं, उसको भी प्रभावित करते रहेंगे। और आखिरी, और देखिए जो सबसे जरूरी है कि जो निर्माणकर्ता आपके ऊपर बार बार दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप दो बात स्पष्ट कर दीजिए। पहली बात तो स्पष्ट और कड़े शब्दों में आप कह दीजिए कि देखिए, आपके साथ मुझे किसी तरह का कोई भी समझौता स्वीकार्य नहीं है, मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। इसके साथ ही आप उन्हें एक चेतावनी दे दीजिए कि अगर आप मुझे बार बार इस तरह से भ्रष्टाचार में खींचने की कोशिश करेंगे, तो इस विषय में भी मैं आपके ऊपर कार्यवाही करूंगा कि आप जो एक सरकारी अधिकारी है उसको रिश्वत देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक अपराध है। तो इसको लेकर के मैं आपके ऊपर कार्यवाही करूंगा। यानी कि आपने हर तरफ से स्पष्ट कर दिया, चाहे आपके साथ काम करने वाले हो, चाहे वरिष्ठ हो, चाहे ये अधिकारी हो, कि आप किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं करेंगे। इसका देखिए लाभ क्या होगा। पहली बात है कि आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोगों के सामने एक बात क्लियर हो जाएगी कि आप किसी तरह का भी समझौता नहीं करते हैं। और इसके साथ ही देखिए, आप एक जन कल्याण भी करेंगे कि जो लोगों के साथ इस तरह का गलत हुआ है, जिन लोगों के साथ ये विपदा आई है, उनको न्याय मिल सकेगा। और साथ में एक मैसेज जाएगा, जो इस तरह के गलत काम करते हैं उनके बीच में एक मैसेज जाएगा कि इस तरह के जो काम है उसका अंतिम परिणाम क्या होता है। साथ में एक आप रोल मॉडल भी बन के सामने आएंगे कि जो नए अधिकारी होंगे, जो आपको देख रहे होंगे कि आप कैसे काम करते हैं, उनके आप एक रोल मॉडल बन के सामने आएंगे। उनको ये विश्वास होगा कि देखिए, चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, अपने काम को ईमानदारी पूर्वक किया जा सकता है। तो देखिए, ऐसे में ये जो मैंने अपना आंसर है वो आपको बताया है कि मैं इसको किस तरह से लिखूंगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य विकल्प आप सोच सकते हैं, अन्य जो नैतिक मुद्दे हैं उनको आप सोच सकते हैं, और इसके साथ ही आप अपना आंसर लिख सकते हैं।